गरीब की भूख। ऋषभ, माही, पूर्वी तीनों बच्चे जो कि महज 5 साल से 10 साल की उम्र के बीच थे, उनकी मां प्रेमा खाना न खा पाने के कारण कमजोर हो गई थी। दरअसल वो इतने गरीब हैं कि प्रेमा तो क्या, बच्चों ने भी खाना नहीं खाया था। तभी बच्चे परेशान होकर कहते हैं, माही, पूर्वी, माँ को बहुत तेज बुखार आया है, अब हम क्या करें? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। थोड़ी देर पहले माँ चक्कर खाकर गिर पड़ी थी, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। ऋषभ, परेशान मत हो, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं बाहर से कोई मदद लेकर आती हूँ, तुम माँ का ख्याल रखना। पूर्वी दीदी, अकेले मत जाओ, मैं आपके साथ चलती हूँ। भैया, आप माँ का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं। दोनों बहनें बाहर सिग्नल की ओर जाती हैं और मदद की गुहार लगाती हैं। अंकल अंकल, भूख लगी है, प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, मेरी माँ की तबीयत भी खराब है। अरे हट यहाँ से, सुबह सुबह न जाने भिखारी कहाँ से आ जाते हैं। आंटी जी, आप तो हमारी मदद कर दीजिए, बस थोड़े से पैसे दे दीजिए, माँ को बुखार आ गया है, उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया। अरे हट हट, नहाए धोए हैं नहीं, भिखारी कहेंगे, जाकर कहीं और भीख मांगो। प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, ये कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। माही, कहीं और चलो, यहाँ हमें कुछ नहीं मिलने वाला, कहीं और देखते हैं, कोई तो हमारी मदद कर ही देगा। तभी दोनों बहनें आगे जाकर हाथ जोड़कर भीख मांगती हैं। जहाँ कुछ लोग 1-2 रुपए देकर चले जाते हैं तो वो कहती हैं, दीदी, इन 1-2 रुपए से माँ के खाने के लिए कुछ नहीं आएगा, न उनकी दवाई, क्या करें अब? बोला तो तूने बिल्कुल ठीक, ढाबे पर चलते हैं, शायद वहाँ किसी से खाना मिल जाए। दोनों बहनें पहुंच जाती हैं, जहां ढाबे के मालिक से हाथ जोड़कर कहती हैं, अंकल अंकल, हमें थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे दीजिए, जब हम पर पैसे होंगे हम आपको लौटा देंगे। हाँ अंकल, हमारी माँ बहुत बीमार है, थोड़ा सा खाने के लिए दे दीजिए, बदले में हम आपका काम कर देंगे। हाँ, तुमको काम पर रखकर अपना नुकसान कर लूं ताकि पुलिस वाले मुझे पकड़े। चलो चलो, निकलो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा, कहीं और भीख मांगो जाकर। अंकल, सब यही बोल रहे हैं पर हमें कोई भी नहीं दे रहा, प्लीज हमारी मदद करो। लगता है तुम लड़कियां ऐसे नहीं मानोगे, अभी बताता हूँ। ढाबे वाला लड़कियों का हाथ पकड़कर उन्हें ढाबे से थोड़ी दूर पर धक्का मार देता है, जिसके बाद वो गिर पड़ती हैं। ये सब होता हुआ उसी का एक ग्राहक बिरजू देखकर कहता है, अरे इतनी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? कुछ खाने के लिए ही तो मांग रही हैं, मैं ही इन्हें दे देता हूँ। तभी बिरजू ढाबे वाले से 2 जगह खाना बंधवा लेता है और बच्चों के पास जाकर कहता है, अरे बच्चों, तुम्हें भूख लग रही थी ना, ये लो, खाना खा लो। शुक्रिया अंकल, हमें खाना देने के लिए। मैंने सुना तुम्हारी मम्मी बीमार है, क्या हुआ, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? नहीं अंकल, हमारे पास पैसे नहीं है, माँ और हम सब ने 4 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। हमने तो कचरे से खाना उठाकर कल खाया था, पर माँ ने नहीं, उन्हें बुखार आया है। बच्चों की बात सुनकर बिरजू की आंखें नम हो जाती हैं। वो उन्हें सारा खाना दे देता है, साथ ही उसकी माँ के लिए केमिस्ट से बुखार की दवाई लेकर दे देता है, जिसे लेकर बच्चे उसका शुक्रिया अदा कर घर आ जाते हैं और अपनी माँ भाई के साथ खाना खाते हैं। तभी ऋषभ अपनी माँ को दवाई खिलाकर कहता है, माँ, आप ठीक तो है ना अब? और तुम दोनों ये कहाँ से लाई? ये सुनकर माही उसे सब कुछ बता देती है। भैया, वो बहुत अच्छे अंकल थे। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो हम जैसे लोगों की मदद करते हैं, सच में ही वो बहुत अच्छे इंसान होंगे। कुछ देर बाद प्रेमा की जान में जान आती है और वो कहती है, मेरे प्यारे से बच्चों, तुम अपनी माँ का कितना ख्याल रखते हो, पता नहीं कैसे कैसे भीख मांग कर लाए हो। अब तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ रहना, मैं कोई काम ढूंढ कर आती हूँ। पर माँ, आप तो कमजोर हो गई हैं। मैं ठीक हूँ। ये कहकर प्रेमा काम ढूंढने की कोशिश करती है। दरअसल प्रेमा बहुत गरीबी में जी रही थी। अपने पति के जाने के बाद पहले वो काम करती थी, पर उसका काम छूट गया। खाना न खाने की वजह से धीरे धीरे वो कमजोर हो गई और उसके बच्चे भी उन्हें खाना खिलाने के लिए वो कचरे में से खाना ढूंढकर खिलाने लगी। वो एक बड़े से बंगले का दरवाजा खटखटाती है। मालकिन आकर कहती है, क्या है, तू मेरे दरवाजे को खटखटा क्यों रही है, तोड़ कर मानेगी क्या? नहीं नहीं मालकिन जी, ऐसा नहीं है, मुझे काम चाहिए था, आपके घर काम होगा, मैं झाड़ू पोछा सब अच्छे से कर दूंगी। अरे जा जा, तेरे जैसे भिखारी फटी साड़ी वाली को मुझे काम पर नहीं रखना, नौकरानी बनने के लायक नहीं है।
प्रेमा रोकर उसके सामने गिड़गिड़ाती है, पर वो क्या, जितनी जगह काम की तलाश करती है कोई भी उसे काम नहीं देता। निराश होकर वो घर आ जाती है, जहां बच्चे कहते हैं, माँ आपको कोई काम मिला क्या? नहीं बेटा, आज रात ऐसे ही सो जाना, कल मैं तुम्हारे लिए पक्का खाना ले आऊंगी। कोई बात नहीं माँ, थोड़ा थोड़ा खाना तो खा लिया है, हम कल खाना खा लेंगे, सो जाते हैं ऐसे ही। जमीन पर बच्चे अपनी माँ के साथ सो जाते हैं। अगले दिन प्रेमा फिर से काम की तलाश करती है। खाना ना खाने की वजह से उसे कमजोरी आ जाती है और कचरे के डिब्बे में खाना ढूंढती है। शुक्र है ब्रेड मिल गई, ये मैं अपने बच्चों को खिला दूंगी। तभी एक कुत्ता उसके हाथ से ब्रेड छीनकर भाग जाता है। कैसी बुरी किस्मती है भगवान, मेरे बच्चों का निवाला भी जानवर मेरे हाथ से ले गया। शायद उसकी किस्मत में ये खाना लिखा था। भगवान, एक गरीब को भूख के लिए इतना तड़पाते क्यों हो आप? मुझे अपने बच्चों के लिए हर हालत में खाना ले जाना होगा, जैसे मेरे बच्चे मेरे लिए लेकर आए थे। तभी प्रेमा इधर उधर चलकर खाने की तलाश करती है। फिर उसे एक खुली खिड़की से स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है और वो कहती है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मैं यहाँ से खाना लेकर भाग जाऊंगी, अपने बच्चों को खिला दूंगी। एक गरीब को अपनी भूख मिटाने के लिए खाने की चोरी करनी पड़े तो इसमें बुरा ही क्या है। प्रेमा उस खिड़की के पास से रोटी पर सब्जी रखकर एक पोटली में बांधकर वहां से भागती है तो घर की मालकिन ये देखकर कहती है, अरे चोर चोर चोर, कोई पकड़ो, पता नहीं मेरे घर से क्या लेकर भागी है और रसोई से चली गई। सुजाता पुलिस को कॉल करती है, जहां पुलिस प्रेमा का पीछा करती है और ना रुकने पर उसे पैर में गोली मार देती है। भागते भागते प्रेमा गिर जाती है, उसके सिर से खून बहने लगता है और हाथ से पोटली गिर जाती है। पुलिस उसे पकड़कर कहती है, अरे अच्छा हुआ तुम यहाँ पकड़ी गई, क्या लेकर भाग रही थी उस घर से? जरा कांस्टेबल पोटली चेक करो। कांस्टेबल जैसे ही पोटली खोलता है तो उसमें से रोटी सब्जी निकलती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और प्रेमा रोते हुए कहती है, दरोगा साहब, आपने ऐसा क्यों किया? मैं बस अपने बच्चों के लिए खाना ले जा रही थी। मैंने लोगों से बहुत मदद मांगी, यहाँ तक कि काम भी ढूंढा, पर किसी ने मुझे काम नहीं दिया। मेरे पास आखिरी तरीका था कि मैं अपने बच्चों को खाना खिलाऊं, इसलिए मैं रोटी सब्जी लेकर भाग रही थी। दरोगा साहब, भगवान ने बहुत बुरी सजा दी है कि एक गरीब को अपनी भूख मिटाने के लिए इस हद तक आना पड़ता है। अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। पुलिस उससे कुछ और कहती, इतने में प्रेमा बेहोश हो जाती है, जहां पुलिस उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है और वो खाना उसके बच्चों तक पहुंचाती है। उसके बच्चे भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर साहब, वो औरत ठीक तो है ना? मेरी वजह से उसे बहुत चोट पहुंची है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। पुलिस अधीक्षक बच्चों को उसकी माँ तक ले जाता है, जहां उसकी माँ बच्चों से कहती है, बच्चों तुम फिक्र मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने खाना खाया? हाँ माँ, हम तीनों ने खाना खा लिया। पुलिस अंकल ने हमें खाना दिया था, आप भी खा लो। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आप पर गोली चलाई। आपको काम तलाश करने की जरूरत नहीं है और पुलिस स्टेशन में साफ सफाई का काम कर सकते हैं आप। कोई बात नहीं दरोगा जी, मैंने किया ही ऐसा है कि आपको ठीक लगा ये करना। नौकरी देने के लिए शुक्रिया। कुछ समय ठीक होने के बाद प्रेमा उस पुलिस वाले के पुलिस स्टेशन में साफ सफाई का काम करती है, जिन पैसों से वो अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती है और उनका ख्याल रखती है। राजू और राधा के आगे खाने की थाली रखी थी, जिसमें 2 रोटी और प्याज के टुकड़ों के साथ नमक तेल का मिश्रण था, जिसे देखकर उनके अंदर की कुड़हन कुड़कुड़ाहट में बदल जाती है। मुझे नहीं खानी है रूखी सूखी रोटी प्याज, इसे देखकर ही मेरा पेट भर गया। मुझे भी नहीं खाना ये गरीबों वाला खाना। माँ, क्या फायदा आपके काम करने का, जो हमारे खाने की थाली में सब्जी का एक भाग भी नहीं। आप हम दोनों बच्चों से झूठी बातें बनाकर हर रोज ये गया गुजरा गरीबों वाला खाना खिलाती हो। काश कि हम अमीरों के घर में पैदा हुए होते तो हमें भी अमीरों वाला खाना खाने को मिलता। अपने बच्चों की अमीरों वाला खाना खाने का ख्वाब सुनकर वो मजबूर माँ डबडबाई आंखों से उन्हें देखती हुई कहती है, राजू, राधा, अपनी माँ को थोड़ा समय दो बेटा, मैं तुम्हें अमीरों वाला खाना जरूर खिलाऊंगी। माँ, आप सिर्फ हमें झूठा दिलासा देती हो, सच तो ये है कि अमीरों वाला खाना हमारे भाग्य में है ही नहीं। अपने बच्चों में झलकता बिखराव देखकर उस गरीब मजबूर माँ का कलेजा मचल कर रह जाता है। ममता अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। खास तौर पर उनका अच्छा खाना खाने का अधूरा ख्वाब पूरा करना उसकी पहली प्राथमिकता थी। मगर जिस घर में वो काम करती थी
वहां की करोड़पति मालकिन शिखा अव्वल दर्जे की कंजूस थी। वो हर छोटी बड़ी बात के बाल का खाल निकालती थी। बच्चों, मैं काम पर जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। माँ, क्या आज हम भी आपके साथ चल सकते हैं? वैसे भी आज इतवार है। अपने बच्चों की आंखों में उतरे आंसू को देखकर ममता उन्हें अपने साथ काम पर ले आती है, जहां शिखा का बड़ा घर देखकर राजू और राधा की आंखें चमक उठती है, जिसके साथ उनके मन की बुझी आस रोशन हो उठती है। और जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आते हैं तो बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर सजे फलों की टोकरी देखकर आपस में फुसफुसाते हुए कहते हैं, देखो राधा दीदी, इस मेज पर कितने सारे ताजे ताजे फल हैं और खट्टे मीठे अचार की बरनी भी है। हाँ राजू, मैं तो इन लाल लाल सेवों का स्वाद चखना चाहती हूँ। मुझे पता है राजू, ये अमीर लोग ना बड़े ठाट बाट से खाना खाते हैं। आ गई महारानी। तुम गरीबों को जरा सी ढील क्या दे दो, ठीठ की तरह लेट लतीफ आना शुरू हो जाता है। और इन ऐरे गहरे गरीबों को कहाँ से धर पकड़ लाई है? मालकिन, ये मेरे बच्चे हैं, सो इनकी छुट्टी है तो ये घूमने का हट करने लगे। मेरा अपार्टमेंट का कोई एडवेंचर पार्क है जो उठा लाई इन्हें? शिखा की कुड़कुड़ाहट सुनकर उसका पति शेखर कहता है, शिखा बच्चे ही तो हैं, उनके आ जाने से घर की जगह थोड़ी ना घट जाएगी। जाओ ममता, जल्दी से कुछ बना दो। शेखर मर्म दिल का इंसान था। उसे जिंदगी और मेहनत दोनों का मोल मालूम था, इसलिए वो ममता को अमीरी गरीबी के आंकड़े से नहीं मापता था। ममता किचन में खड़ी होकर खाना बनाने लगती है। किचन में हर चीज भरपूरी से भरी थी। एक और जहां अमीरों के घरों में पराठे घी में चुपोड़े जाते थे, वहीं गरीब के घर में हर दूसरे दिन चूल्हा जलने पर भी आफत आ पड़ती थी। फर्क का यही फासला गरीब और अमीर को अलग अलग वर्ग में बांटता है। मम्मी, मुझे भूख लगी है। अले ले, मेरी रानी बिटिया को भूख लगी है। अरे ओ ममता, जल्दी से खाना लगा। जी मैम साहब। ममता जल्दी से मेज पर खाना लगा देती है। पूरी टेबल अलग अलग खाने से लबालब भरी हुई थी। दूर खड़े राजू और राधा खाने की ओर ललचाई नजर से देख रहे होते हैं। आओ बच्चों, ये कुर्सी खाली है, आके खाना खा लो। दोनों बच्चे पांव बढ़ाने लगते हैं। तभी शिखा के गुस्से का भपका उन भूखे बच्चों पर धधक पड़ता है। वही रुक जाओ दोनों, तुम हमारे साथ बैठकर नहीं खा सकते। देखो ना मम्मी, खाने को देखकर इनके मुंह से कैसे लार टपक रहा है, जैसे ऐसा खाना कभी चखा ही ना हो। शिखर का कलेजा कचोट रहा था, मगर वो इस बात से वाकिफ था कि शिखा के मन में बसी गरीबों की धराशायी सोच नहीं मिटने वाली। कुछ देर बाद सभी खाना खाकर उठ जाते हैं और शिखा कहती है, ये ले ममता, थाली का बचा कुछ खाना अपने बच्चों को दे दे, वरना इनके मुंह से यूं ही लोमड़ी की तरह लार टपकती रह जाएगी। मेम साहब, मैं गरीब हूँ, लाचार नहीं, और ना निपांगुर हूँ जो मेरे बच्चों को झूठन से पेट भरना पड़े। ममता ऐसा कह ही रही थी कि तभी अमीरों वाला खाना खाने की ललक में भूख से छछनते दोनों बच्चे मेज की उसी जूठी थाली में खाने को बड़े चाव से खाने लगते हैं, जिसे देखकर शिखा अपनी रईसी की शेखी बघारते हुए ममता की गरीबी की हंसी उड़ाने लगती है। वो देख तेरे बच्चे हमारे झूठन को कैसे चाव से चाट पोंछ कर खाए जा रहे हैं। अमीरों का झूठन मिलना तुम गरीबों की किस्मत है, क्योंकि तुम गरीब की हैसियत कहाँ ऐसी लग्जरी थाली में खाना खाने का लुत्फ उठाने की, वरना तो कभी रूखा सूखा खाकर रात काटते हो तो कभी पानी पीकर पेट भरते हो। अपनी गरीबी का मजाक बनता देखकर ममता के मन में बसा दुख फफन पड़ता है और वो राजू और राधा को थप्पड़ मारकर थाली छीनते हुए मेज पर रखकर कहती है, हाँ, सच कहा शिखा मैम साहब आपने। आप दौलत शोहरत में बहुत ऊंची हैं, मगर क्या फायदा आपके पास करोड़ों की इस कोठी का, जब किसी गरीब भूखे को अच्छा खाना खिलाने का कलेजा नहीं। जा रही हूँ, आप जैसी छोटे दिल वालों के यहाँ मैं काम करना ठुकराती हूँ। चलो बच्चों। ममता अपने बच्चों के साथ घर लौट आती है। दिन बीतते गए, काम छूट जाने से घर की दशा छिन्न भिन्न हो गई थी। उसी बीच सुलेखा उसके घर आई। वो आंगनबाड़ी की शिक्षिका है। अरे सुलेखा दीदी, आप मेरे घर? हाँ, इस महीने राजू और राधा के नाम भी दलिया के 2 पैकेट आए हैं, वही लेकर आई हूँ, ये लो। सामने खड़ी सुलेखा उन गरीबों की मददगार बन पड़ती है। वो उन्हें एक दलिया का पैकेट देती है। ममता झट से एक पैकेट दलिया बनाकर अपने बच्चों को खाने को दे देती है, मगर उनके मन में अभी भी अमीरों वाले खाने की आस नाच रही थी। दिन बीतते गए, वक्त ने ममता और उसके बच्चों को दाने दाने के लिए दूभर कर दिया था।
माँ मुझे बहुत भूख लगी है माँ। क्या करूं बच्चों, अब तो रूखी सूखी रोटी प्याज खरीदने के भी पैसे नहीं है जो तुम्हारा पेट भर सकूं। ममता अपने बच्चों की भूख मिटाने की आस लेकर मंदिर चली जाती है, जहां सड़क पर सूट बूट पहने एक रईस शख्स को एक गुंडे ने घेर रखा था। उसकी हाथों में एक धारदार चाकू थी। अरे इन बाबूजी की जान तो खतरे में है, कुछ कर ममता। ममता होशियारी से पास पड़े पत्थर को उठाकर उसके सर पर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तुम्हारा शुक्रिया, आज तुमने मेरी जान बचा ली। तुम तीनों इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? भूख गरीब को रात के अंधियारे में भी भटकने पर मजबूर कर देती है बाबूजी। ये सुनकर राजवीर उनका दुख बांटने लगता है। पूछताछ करने पर ममता अपनी बेबसी की आप बीती बताती है, जिसे सुनकर राजवीर कहता है, तुमने मेरी जान बचाकर मुझे अपना कर्जदार बना दिया है। मैं इस शहर के सबसे फेमस 5 स्टार होटल का मालिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी मेहमान नवाजी का मौका दो। इसके साथ राजवीर उन्हें अपने कार में बिठाकर अपने होटल लेकर जाता है, जहाँ उन्हें सबसे महंगे मेज पर खाना खाने का मौका मिलता है। एक साथ इतना सारा स्वादिष्ट खाना देखकर उनका सूखा चेहरा खुशी से खिल उठता है। अरे वाह, आज तो हमारी दावत हो गई। देखो दीदी, ये मेज खाने की खुशबू से महक उठा है। यहाँ खाने को कितना कुछ है, दाल मखनी, मटर पनीर, बिरयानी, पुलाव। मेरे मुंह से तो पानी आ रहा है। तीनों खाने पर टूट पड़ते हैं और पेट भरकर खाना खाते हैं, जिसके बाद ममता भरी हुई आंखों से बोलती है, शुक्रिया भाई साहब, आज आपकी बदौलत मुझ गरीब मजबूर माँ के बच्चों को अमीरों वाला खाना खाने का ख्वाब पूरा हुआ। अरे ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बहन, तुमने मुझे नई जिंदगी अर्पण की है। आज से तुम मेरे इसी होटल में काम करोगी। ऐसा सुनहरा मौका मिलने पर ममता की आंखों में गरीबी के गड्ढे से बाहर उभरने की आस छिटक पड़ती है। ममता ने उस मौके को हाथ से छूटने नहीं दिया। वो मगन होकर होटल में मेहनत करती है, जिसके उससे बच्चों को भरपूरी से पका हुआ खाना खाने को मिलता है। मगर आज भी एक और जहां अमीरों के घर का बच्चा खाना कचरे में फेंकता है, तो वहीं भूख से बिलखते गरीब बच्चे दाने दाने के अभाव में दम तोड़ देते हैं।